नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के आपके जवाब देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। अजय केडिया है केडिया कमोडिटी से, और जिगर धर्मशी है मोतीलाल ओसवाल से। और साथ ही जाने माने एग्री एक्सपर्ट कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर सर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, क्योंकि आज एक बेहद अहम डेटा आने वाले हैं। यूएस सीपीआई के डेटा आने वाले अगस्त महीने के महंगाई के आंकड़े, क्योंकि बुलियन मार्केट के लिहाज से काफ़ी अहम आंकड़े हैं। और अगले हफ्ते फिर बैठक होगी, उसके बाद रेट को लेकर किस तरह के डिसीजंस रहते हैं, इस पर बाजार की नजर रहेगी। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है? चांदी में कल जबरदस्त तेजी दिखी, 6% तक की तेजी हमने इंट्राडे में देखी, हालांकि क्लोजिंग 4.5% ऊपर हुई। और अहम डेटा है अगले हफ्ते भी और आज भी। ऐसे में निवेशक को आप क्या सलाह देंगे? ऐसा है, डॉलर का कमजोरी के वजह से सोना और चांदी दोनों को उछाल मिला है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, खास करके चांदी जो है इज़ नॉट ओनली ए प्रेशियस मेटल, वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और इसमें जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आगे जाकर के बढ़ने का संभावना ज़्यादा हो रहा है। इसके वजह से लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश हूँ सिल्वर का डिमांड और सिल्वर का कंजम्पशन में। अगर आप टेम्पररी एक कारण हमें ढूंढना है तो ज़रूर डॉलर का ज़रा सा कमज़ोरी के वजह से सिल्वर में एक ज़रा सा तेज़ी हमें देखने को मिला है। ओके, तो ये वजह है डॉलर की जो वीकनेस है, जो लगातार हमने 5वें दिन डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी दिखी, उसका फायदा यहाँ पर मिला है। केडिया जी, क्या लग रहा है, ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? इस अहम डेटा से पहले किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, या अभी नो ट्रेड, डेटा आने दीजिए, क्लैरिटी आएगी बाजार में फिर ट्रेड करें? नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो मार्केट में कल की जो रैली थी वो काफी शानदार रैली थी, बट ये एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है। हमने देखा वीकली क्लोज $18 के नीचे बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, और जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है, और आज के भी जो इन्फ्लेशन नंबर अगर YOY भी देखें तो यहाँ पे हम गिरावट देखेंगे जो कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट करेंगे। बेस मेटल में भी जो सपोर्ट बना हुआ है ये कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट करे। नो डाउट एक साइकोलॉजिकल लेवल $20 का एक सस्टेनेबल लेवल है, अगर ये तोड़ता है तो और रैली कर सकता है। तो टाइमिंग इंट्राडे के लिहाज से अगर हम बात करें तो चांदी में बने रही है, 57,650 तक का लेवल मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, फेड की जो मीट है उसमें रेट हाइक है, उसकी वजह से थोड़ा पुल बैक मिले तो वो बाइंग का चांस रहेगा थोड़ा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है बाय करके चलिए 57,650 के टारगेट के लिए। 57,250 के आसपास खरीदे, 57,650 के टारगेट के लिए 56,700 आज खरीदारी की सलाह है। और कल जिस तरह की तेजी दिखी थी, हालांकि इस तरह की वॉलेटिलिटी में ट्रेडर्स को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह के मूवमेंट होते हैं तो इसलिए ही हम सलाह देते हैं कि हमेशा जब भी आप ट्रेड करें स्टॉप लॉस ज़रूर लगा ले। जिगर, आप क्या सलाह देंगे चांदी के ट्रेडर्स को आज? गुड इवनिंग। सी, मेरा सिल्वर में थोड़ा, और मुझे लगता है कि नो डाउट पोजिशनल बायस मेरा काफ़ी तेज़ी का है। पोजिशनल में ये चांदी हम 60,000 के ऊपर भी आता जरूर दिखेगा। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि कल की तेज़ी और आज हम देखें ओवरऑल एक रिकवरी है, बट ये प्राइजेस शायद इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेंगे। और जैसे हमने देखा कि सीपीआई का डेटा भी है, तो वो डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे लगता है कि इनिशियली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, तकरीबन 57,000 के करीब। बट येस, वहाँ तक डाउन साइड लिमिटेड रहेगी। इंट्राडे बायस साइडवेज टू नेगेटिव है, बट येस पोजिशनल जो बायस है वो काफ़ी लगता है कि निचले स्तर मिलेंगे, वहाँ खरीदारी का मौका लेना चाहिए। चलिए अब मेटल की बात कर लेते हैं। एक कॉलर भी है हमारे साथ, क्रिश हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर हैं। कॉपर में जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। केडिया जी, कॉपर में क्या लग रहा है? कॉपर में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए मौजूदा स्तरों पर? देखिए, पूरे बेस मेटल की बात करें तो चाइना मार्केट मिड ऑटम हॉलिडे के चक्कर बंद है, जिसकी वजह से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। बट हमने देखा लोअर लेवल से वापस बाइंग बार बार में लौटते हुए जा रही है, जिनसे डॉलर में गिरावट है वो भी सपोर्ट है। कुछ माइंस के अंदर हमने देखा सप्लाई कंसर्न्स बने हुए जो प्राइजेस को अपलिफ्ट करे। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि प्राइजेस में गेन जरूर है, बट लिमिटेड रहेगा। ओवरऑल रेंज 660-670 का है, उसी को देखते हुए 664 के करीब कॉपर को ले सकते हैं। अपसाइड लिमिटेड है, बट 670-671 तक का एक बाउंस देखने को मिल जाएगा। इवन अगले जो कॉलर है मनीषा पलवल से, ये भी
कॉपर पर ही, ये भी रेगुलर कॉलर है, क्रिश की तरह रेगुलर सवाल भेजती हैं। इवनिंग का लेवल जानना चाह रही है जिगर, इवनिंग में क्या लग रहा है, कॉपर में क्या करना चाहिए? मुझे ओवरऑल बायस पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि की बात करें तो कहीं ना कहीं 672 675 के लेवल्स आते हुए जरूर से दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम वहां तक एक्सटेंडेड रहेगा। बट जो खरीदारी का मौका है लेना चाहिए वो मुझे लगता है कि तकरीबन 662 664 के करीब तक अगर गिरा खरीदारी करें, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं होगा और 657 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव लग रहा है। जो बड़े टारगेट्स है वो मुझे लगता है कि कॉपर 680 तक के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल हर निचले स्तर पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए कॉपर में। स्तर पर जब भी डिप में बाइंग का मौका मिले आप खरीदारी करें। और जो आज के लिए ट्रेडिंग के लिए सलाह है उसमें सबसे पहला काम आप कीजिए, जब भी एंट्री करें तो 657 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में चंद्रशेखर सर क्या लग रहा है? जिस तरह से हमने लगातार जो निचला स्तर देखा था, WTI $85 तक फिसल गया था, लेकिन उसके बाद से अब लगातार पांचवें दिन, आज चौथे दिन आज लगातार तेजी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में कमजोरी थी, अब यहां से किस तरह की चाल, ओवरऑल आउटलुक क्या लग रहा है आपको? क्रूड मार्केट काफ़ी दिलचस्पी है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें देयर इज क्या बोलूं, टग ऑफ वॉर। ये टग ऑफ वॉर का है, ये टग ऑफ वॉर है एक तरह डिमांड के बारे में घबराहट का, डिमांड टूटेगा, रिसेशन हो जाएगा विश्व भर। दूसरा है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। तो ये दोनों का बीच में जो तनाव है उसके वजह से क्रूड ऑयल मार्केट में ज़्यादा हम वॉलेटिलिटी देख पा रहे हैं। तो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट के बारे में जब हम बात करेंगे, ओपेक प्लस ने तो एक लाख बैरल प्रतिदिन अक्टूबर महीने में कम करने का उन्होंने निर्णय लिया है। दूसरा है ईरान का जो न्यूक्लियर डील, परमाणु डील जो है वो इतना जल्दी सुलझेगा नहीं और भी ज़रा टाइम लगेगा। तो यानी कि ईरान से मार्केट में माल आने के लिए और भी ज़रा टाइम लग जाएगा। तो ये दीज आर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। अगर डिमांड साइड में हम देखेंगे, आप चाइना को देखिए, ज़ीरो कोविड पॉलिसी, उसके वजह से ज़रा घबराहट है। यूरोप तो लगभग रिसेशन का, इट्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ रिसेशन अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो इसके बारे में भी डिमांड के बारे में भी ज़रा घबराहट है। तो दिस इज़ एन इंटरप्ले ऑफ डिमांड, फियर एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। और इसी के वजह से जो स्पेकुलेटर्स है, ये जो स्पेकुलेटिव छाग मैं कहता हूँ, स्पेकुलेटिव फ्रॉथ, वो मार्केट से धीरे धीरे निकलते जा रहा है। और अब आगे जा कर के मैं मानता हूँ कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है वो ज़रूर उसका एक असर हमें दिखाई देगा। ये जो गिरावट है मार्केट में, वो रिवर्स होने का संभावना मैं देख रहा हूँ। ओके, यानी रिवर्सल की उम्मीद यहाँ से और लग रही है, और जो तेजी है हो सकता है कि आने वाले समय में आगे और बढ़े और कंटिन्यू होती रहे वापस क्रूड की तेजी। चलिए, फंडामेंटल्स इसलिए बीच बीच में सुन लेते हैं ताकि एक ब्रॉडर आउटलुक आपको पता लग जाए, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी बताने के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। एनर्जी मार्केट पर ही अगला सवाल है, हीरा लाल है राजसमंद से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, इनका सवाल था। केडिया जी सुबह में हमारे साथ प्रथमेश थे एंजल से, उन्होंने क्रूड के पुट खरीदने की सलाह दी थी ट्रेडर्स को, 6800 के स्ट्राइक की, और नेचुरल गैस के कॉल खरीदने की सलाह दी थी। आप क्या सलाह देंगे हीरा लाल जी को, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या एनजी में? बिल्कुल। अगर हम नेचुरल गैस के पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो पहले जो कंसर्न्स बना हुआ था कि नेचुरल गैस के अंदर सप्लाई काफी कम हो जाएगी तो भाव में बड़ी तेजी, बट हमने देखा कि जो इन्वेंट्री है वो काफी पहले से इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से प्राइस में तेजी जो थी वो रुक गई है। टेक्निकली अगर चार्ट्स पे देख रहा हूं तो 670 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी, प्राइसेस के अंदर दबाव है, बेटर है हम इसमें बिकवाली करके चले। इंटरनेशनल में भी जो रैली आनी थी वो ऑलमोस्ट आते हुए देख चुके हैं। तो करंट लेवल पे 660 का अगर मैं पुट की बात करूं तो ये करीबन 3770 का भाव चल रहा है। यहाँ पे आप 25 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए 60 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 660 के पुट को नेचुरल गैस में लेके चला जा सकता है।
चंद्रशेखर सर, आपका ब्रॉडर आउटलुक क्या है एनजी के ऊपर? मैं बिल्कुल कोई प्राइस आउटलुक तो नहीं दूंगा, मगर इतना तो हम जानते हैं कि यूरोप में जो नेचुरल गैस का रिजर्वॉयर्स है वो लगभग 85% फुल हो गया है। तो उसके वजह से ज़रा सा यूरोप में घबराहट कम हो चुका है एनर्जी अवेलेबिलिटी के बारे में, और उसका असर हमें दिखाई दे रहा है ऑन नेचुरल गैस प्राइसेस। तो नेचुरल गैस पे दबाव बना रहेगा, और रशिया ने जो क्या बोलूं मैं, धमकी दिया है यूरोप को कि पूरा बंद ही कर देगा, मार्केट इज फैक्टर्ड इन ऑल दीज सप्लाई रेस्ट्रिक्शंस, और उसके बावजूद भी यूरोप में भाव कम हो चुका है नेचुरल गैस का। उसका असर हमें यहाँ मार्केट में दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो ये ब्रॉडर आउटलुक आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, इनका सवाल लेड को लेकर है। अभी लेड का भाव है 180 रुपये 50 पैसे, और ये जानना चाह रहे हैं क्या 190 रुपये की उम्मीद कर सकते हैं। जिगर, ब्रॉडर ट्रेंड क्या बता रहा है? क्या इंडिकेटर में कहीं लग रहा है कि 190 रुपये तक लेड का भाव हो सकता है? लेट के है यस 185-86 तक के लेवल जरूर आते हुए दिखेंगे। कॉपर और जिंक बाकी मेटल्स में जैसे थोड़ी थोड़ी तेजी आती हुई दिखी आज के सेशन में, तो लेड में भी अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। बट शॉर्ट टर्म टू मिडियम टर्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 185-186 तक ही लिमिटेड रहेगा, उससे ज्यादा बड़ी अपसाइड नहीं दिख रही। 90 का टारगेट एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है, बट यस खरीदारी करके चल सकते हैं। करंट मार्केट से भी चाहिए, या 1-2 रुपए नीचे मिलता है तो भी खरीदारी करें। 175 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में 186 का टारगेट रहेगा। तार से ये ग्वार सीड पर इनका सवाल है कि अगले 2 महीने में ग्वार सीड कहां तक जाए, नहीं दिसंबर अंत तक के लिए ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे। केडिया जी, ग्वार सीड पर आपका आउटलुक क्या है? दोनों तरह की खबरें हैं। एक तो शुरुआती दौर में अच्छे मानसून से वहां पर कमजोरी आई, अब जब मानसून बीच में फिर सुस्त पड़ा राजस्थान में, तो फिर से यहां पर तेजी दिख रही है। क्या आपको ग्वार की तेजी टिकाऊ लग रही है? देखिए, गवार में हमें लगता है 15-20 दिन थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, बिकॉज 3-4 स्टोरी है जो राइट नाउ कुकिंग अप है। पहला है, अगर हम देखें, जैसे अभी आपने भी बताया कि प्रोडक्शन इस बार अच्छा है। पिछले साल हमने लगभग 55 लाख बैग का प्रोडक्शन देखा था, जो उम्मीद है इस बार 1 करोड़ का फिगर पार कर देगा। बट रिसेंटली हमने देखा राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, चूरू, नॉर्थ ऑफ राजस्थान, यहाँ पे हमने कुछ डैमेजेस भी होते हुए देखे, जिसकी वजह से ईल्ड में ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली हमने तेजी देखी, उसके इंटरनेशनल 2 कारण थे, जहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान कि यहाँ पे क्रॉप डैमेजेस काफी हुई फ्लड की वजह से, वो भी एक गवार प्रोड्यूसिंग एरिया है, उसका सपोर्ट मिला। यूके ने फ्रैंकिंग के ऊपर जो सेल प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो पॉलिसी बनी हुई थी, बैन बना हुआ था, उसको स्क्रैप कर दिया था, उसका सपोर्ट मिला। तो टाइमिंग मुझे लगता है क्रॉप साइज इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अगले महीने पता चलेगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है 47-4800 काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करके चलिए। बड़ी तेजी 5150 के ब्रेकआउट पे आएगा, बट टोन पॉजिटिव है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, उस पर भी नजर रखना चाहिए। तो दिसंबर तक भी लेके चले तो 4700 इज गुड टू बाय, यहाँ पे रिस्क साइड काफी कम है। चंद्रशेखर सर, एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगा। हालांकि चांदी में आपसे बात हो गई थी, एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, क्या फेड की जो मीटिंग है सितंबर वाली, उसके फैसले के बाद क्या चांदी में वापस से तेजी दिखेगी? क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट की जो दरों में बढ़ोतरी है उसको बाजार डिस्काउंट कर चुका है, क्योंकि 90% एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस बार भी वही बढ़ोतरी होगी जो पिछले 2 बैठकों में हुई थी। बिल्कुल नहीं, अगला मीटिंग में जो बढ़ोतरी होगी उसके वजह से मैं मानता हूं डॉलर जो अब कमजोर हुआ है वो आगे जाकर के मजबूत होगा, ये नंबर 1। नंबर 2, इसका असर हमें सोना का ऊपर दिखाई देगा। सोना का भाव दबाव में आएगा, और जैसा सोना का भाव दबाव में आता है उसका असर हमें चांदी में भी दिखाई देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, वापस से एग्री मार्केट का ही सवाल लेते हैं। प्रमोद है एमपी से, जीरा अगले 2 महीने में कहां तक जा सकता है? केडिया जी, जीरे का 2 महीने का आउटलुक क्या है? देखिए, जीने में मुझे लगता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, जिस दिन से बैलेंस शीट काफी टाइट है। पिछले साल भी हमने प्रोडक्शन में कमी आती हुई देखी, पाइपलाइन एम्प्टी है। इंटरनेशनल में भी कहीं पे भी, चाहे हम सीरिया, टर्की, ईरान, चाइना, यहाँ पे देखिए यहाँ की डिमांड काफी मजबूत है और इंटरनेशनल प्रोडक्शन भी कम है। तो मुझे लगता है ओवरऑल तो टारगेट मेरा 28,000-28,500 तक का है। बट सितंबर महीने में मुझे लगता है एक करेक्टिव डिप आना बहुत जरूरी है, बिकॉज
भाव को देखते हुए स्विंग बढ़ सकती है, बट उसकी भी अपडेट हमें अक्टूबर मिड में पता चलेगी। तो आई थिंक टेम्पररी एक पुल बैक आ सकता है, जो लेट इट बी 24,000 24,500 या उसके नीचे मिल जाए। बट हाँ, अगर 2-3 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो बाय और ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। 28 से 28,500 तक के टारगेट हम जीरे में देख पाएंगे। अगले दर्शक हैं मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर और जिंक में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए? जिगर, क्या ट्रेड लें कॉपर और जिंक दोनों में? कॉपर और जिंक दोनों में ही काफी अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। 66 लेवल था और अब 66-68 के करीब है कॉपर। मुझे ओवरऑल बायस तेजी का लग रहा है, बट यस, जैसे मैंने कहा कि करंट लेवल्स पे नहीं लेना है। थोड़ा हमें खरीदने का मौका जरूर मिलेगा। डेटा इवेंट्स भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उससे पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो कॉपर में 662, 654, 664 ये अच्छा रेंज है खरीदारी के लिए। 657 के बिलो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पर 672 और 675 के टारगेट आते हुए दिखेंगे कॉपर में। बाकी अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी करना चाहिए। 290 एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर 288 लेवल अगर हमें मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी करें। 286 के करीब का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो ब्रेकआउट मिलता है 290 के अबव, तो 293 तक के भी टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो दोनों ही मेटल्स में निचले स्तरों पे खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। ओके, चलिए ये भी हुए। अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से। गोल्ड क्या 49,700 रुपए तक आएगा? क्रिया जी, लग रहा है आपको? देखिए, मार्केट में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, बट मुझे लगता है जो फेड की मीट है 0.75 का रेट हाइक, वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। पिछले 2 मीटिंग का अगर हम गोल्ड पे इंपैक्ट देखें तो इंटरेस्ट रेट मीट से पहले सोने में दबाव रहता है, बट जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है उसमें हम सोने में तेजी देखते हैं, बिकॉज थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्काउंटेड। तो मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा दबाव इंटरेस्ट रेट से पहले बन सकता है, जो हो सकता है 50,000 के करीब ले जाए, बट उसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है 0.75 का, उसके बाद मैं जंप जरूर देख रहा हूं, बिकॉज थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्काउंटेड। आगे फेड के हाथ में कुछ नहीं रहेगा 2022 के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक करने का, जिसका पॉजिटिव असर गोल्ड पे पड़ेगा। तो डेफिनेटली 50 तक का लेवल मिल सकता है, वहां पे बाय करके चलिए। ऊपर में ध्यान रखिए 51,100 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, ये तोड़ने पे हम 51,800 तक का भी लेवल देख सकते हैं अक्टूबर एंड तक। अगले दर्शक है भावदीप है राजकोट से। चांदी में स्ट्रैटेजी आज के लिए जानना चाह रहे थे। जिगर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी शाम के सत्र के लिए? जैसे मैंने कहा कि मुझे इंट्राडे बायस के लिए थोड़ा 200 से 500 रुपए का करेक्शन पॉसिबल हो सकता है, बट यस, ये बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए है। 57,900 के करीब एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और निचले स्तर काफी लिमिटेड है। 57,100 से लेके 56,900 के करीब तक का लेवल एक बार आता हुआ दिख सकता है, बट उससे ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है। और पोजिशनल ट्रेंड तेजी का है, तो करना चाहिए। अगले दर्शक है पवन है कानपुर से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। जिगर, क्या सलाह दे रहे हैं नेचुरल गैस में पवन को? काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। मेरा बायस थोड़ा तेजी का है, बट यस, नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल है और इमीडिएटली रिवर्स भी होता है, तो स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। 655 के बिलो का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। करंट मार्केट पे खरीदारी कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 668 और 675 ये टारगेट्स आते हुए 55 के नीचे अगर प्राइस फिसलता तो मुझे लगता है कि वहां से जो एग्री मार्केट की हम बात कर लेते हैं। कॉटन की सबसे पहले बात करते हैं। कॉटन, आइस कॉटन देखें तो $108 तक आ चुका है। 9% से ज़्यादा की गिरावट, करीब 10% की गिरावट आ चुकी है महीने भर में। MCX कॉटन अब 36,000 के नीचे भी अक्टूबर का वायदा आ चुका है। 35,700 पे देखिए फिलहाल कारोबार यहाँ पर हो रहा है। और चीन में जिस तरह से कोविड के रिस्ट्रिक्शंस बढ़े हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में डिमांड और कम हो सकती है। हालांकि USD की जो नई रिपोर्ट भी आई है उसमें उत्पादन भी घटने का अनुमान है। दोनों तरह के ट्रिगर हैं, और अराइवल सीजन भी अब शुरू होने वाला है अक्टूबर से। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है कॉटन को लेकर, आपका आउटलुक क्या है? बिल्कुल, मेरा कॉटन का उत्पादन का अनुमान, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया ये शो में, 335 लाख गांठ से लेकर के 345 लाख गांठ, ये मेरा अनुमान है। इस दायरे में रहेगा उत्पादन। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हमारा आवक अभी शुरू हो जाएगा अक्टूबर महीने से, उसके वजह से अराइवल प्रेशर हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई देगा। और तीसरा, विश्व बाजार का जो असर है वो भी हमारा मार्केट में दिखाई देगा। मगर हम आगे जाकर के 12 महीने का हिसाब लगाएंगे, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, तो मैं मानता हूँ ये जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धि है, जो टाइट पिछले 3, 4, 6 महीने में हमने देखा है,
वही टाइट सप्लाई सिचुएशन फरवरी 2023 का बाद हमें देखने को मिलेगा। मगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्योंकि हमारा फसल आएगा मार्केट में तो उपलब्धि बढ़ेगा और उसका जो असर है हमें भाव में दिखाई देगा। बट ओवरऑल मैं देखता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द क्रॉप ईयर में भाव बढ़ने का संभावना है क्योंकि सप्लाईज विल बी वेरी टाइट। ओके केडिया जी, आपसे अब कॉटन केक की बात करेंगे क्योंकि कॉटन केक में जिस तरह का उतार चढ़ाव दिख रहा है वायदा में, पहले लगातार लोअर सर्किट, अब लगातार ऊपरी सर्किट चल रहा है कॉटन केक में। क्या हो रहा है कॉटन केक में? क्या कोई तालमेल है क्या वायदा और हाजिर के भाव में? बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें सितंबर अक्टूबर काफी क्रूशियल मंथ होते हैं बिकॉज एक तरफ हम देखते हैं नए माल की आवक रहती है जिसकी वजह से फिजिकल मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं रहती है। फ्यूचर में हम देखते हैं कि ज्यादा करके प्राइस फैक्टरिंग करने की कोशिश करता है। तो हमने ये महीने में देखा, जैसे हमने पहले भी कहा था कि सितंबर की सीजनलिटी फ्यूचर मार्केट में हमेशा गिरावट दिखाती है। एकाएक हमने 12% मार्केट में गिरते हुए देखा प्राइसेस में, बट अब रिकवरी भी दिखा रहे हैं बिकॉज फिजिकल मार्केट में उतना बड़ा फॉल नहीं आया था। बट अभी भी मुझे लगता है कि अराइवल के प्रेशर के चलते आने वाले दिनों में वापस दबाव रहेगा। जो डिसाइडेड फॉल जो आया था फ्यूचर मार्केट में अब वो रिकवर कर रहा है। बट आई थिंक 2600-2700 का जो जोन है फ्यूचर में एक्सपायरिंग मंथ वो बेस्ट है। लेकिन दिसंबर मंथ की बात करें तो मुझे लगता है कि 2400-2420 के ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, जिनसे चंद्रशेखर सर ने भी कहा है कि इस बार का जो एक्सपेक्टेशंस है अराइवल्स के वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यील्ड में भी ड्रॉप देखी गई है जो मुझे लगता है अगर 350 के नीचे की क्रॉप है तो ये कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल को भी सपोर्ट करेगा। नो डाउट एडिबल ऑयल सेक्टर में हमने प्रोडक्शन काफी अच्छे देखे, चाहे सोयाबीन की बात करें चाहे पिछले साल मस्टर्ड की, वो प्राइसेस को चेक जरूर रखेगी। बट टाइमिंग अगर दिसंबर वायदे की बात करें तो मुझे लगता है 2250 से करीबन 2400 का जो दायरा है इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। ओके चलिए, और कॉटन को लेकर सरकार का जो लक्ष्य है 2022-23 के लिए वो 370 लाख गांठ का है, लेकिन चंद्रशेखर सर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 335 से 345 लाख गांठ कॉटन का उत्पादन हो सकता है। चलिए सर की रिपोर्ट पर ही अब राइस पर बात कर लेते हैं। सर, राइस को लेकर सबसे पहले आपने अलर्ट भी किया था, हालांकि आपने ये भी कहा था कि अलर्ट करने का मकसद है कि इसके लिए तैयारी हो और सरकार उस दिशा में लगातार कदम भी उठा रही है। सरकार ने 20% पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी, नॉन बासमती और पैराबॉइल्ड राइस छोड़कर सभी पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और जो ब्रोकन राइस है उसके एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगा दी गई। क्या आने वाले समय में इस तरह के कुछ और स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि सरकार की भी जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अब लग रहा है कि उत्पादन इस बार काफ़ी कम रह सकता है। उनको लग रहा है कि 60 से 120 लाख टन उत्पादन घटने की आशंका है और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है खरीफ सीजन के लिए वो है 11.2 करोड़ का। ऐसे में क्या लग रहा है कुछ बड़े स्टेप्स सरकार आगे ले सकती है? ऐसा है कि अब जो भी कदम उठाना था सरकार ने कदम उठा लिया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है और ब्रोकन राइस को बैन किया है एक्सपोर्ट। तो आगे जाकर के सरकार ज़रूर मॉनिटर करेगी प्राइस सिचुएशन को, क्योंकि अभी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो अराइवल सीज़न होगा, फूड कॉरपोरेशन का भूमिका क्या रहेगा, प्रोक्योरमेंट कितना होगा, उसका बाद मैं मानता हूं जनवरी या फरवरी में एक रिव्यू होना चाहिए और तब जो भी निर्णय लेना है सरकार तभी निर्णय लेगी, उसके पहले नहीं होगा। मगर मैं नहीं मानता हूं कि और कोई बड़ा कदम दिसंबर के पहले आने का संभावना है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं क्योंकि अब अराइवल टाइम है, प्रोक्योरमेंट अभी जारी होगा और रबी की जो बुवाई है नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में जो बरसात आना चाहिए, विंटर रेन्स जो हम कहते हैं, सब ऑल दीज फैक्टर्स विल कम इन टू प्ले। तो दिसंबर के पहले कोई इससे ज़्यादा बड़ा कोई निर्णय लेने का संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ। ओके, यानी जो भी डिसीजन अभी लिए गए हैं उसी के साथ सरकार आगे बढ़ सकती है। दिसंबर के बाद फिर से रिव्यू हो, उसके बाद फिर नए डिसीजन लिए जा सकते हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर सर आपका, केडिया जी आपका और जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक भी समझाया और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विषय। नमस्कार।